है, चाहे एग्रेशन हो, एजिटेशन हो, जहां लगा कि प्रॉब्लम्स है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मैं लो फील कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो एक बी पार्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिमेंशिया का। जो ए पार्ट है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ गई, मेमोरी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उठकर चलना, उठना, बैठना, ब्रश करना, खाना खाना, क्या करना, वो चीजें भूलते जा रहा है। उसको नहीं पता कि मैं कपड़े कैसे पहनूं, मैं कैसे नहाऊं, मैं ब्रश कैसे करूं, मैं जो एक्टिविटी डेली लिविंग है, हमारी दिनचर्या की जो गतिविधियां भूलता जा रहा है। अगर ये तीनों में एबीसी ने जो बताया है, सी मींस मेमोरी प्रॉब्लम्स, बी मींस बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो ए है एक्टिविटीज की प्रॉब्लम्स आ रही है, मान के चले हमारे जो अगर केयर आइडेंटिफाई कर रहा है, मान कर चले हम डिमेंशिया हैंडल कर रहे हैं ये पेशेंट, हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि क्या पेशेंट को डिमेंशिया है कि नहीं। ओके, थैंक यू सर। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ भूल जाना ही एक सिम्टम नहीं है। कई बार हमें और इम्पोर्टेंट मार्कर्स भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, या उनके बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, डेली एक्टिविटीज में उनके अगर कुछ फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स के डिमेंशिया के साइंस ये हो सकते हैं, और उसके बाद डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है टू गिव अ कंक्लूसिव डायग्नोसिस। ओके, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे डिमेंशिया को रिवर्स किया जा सके, स्लो डाउन किया जा सके? क्योंकि हमारे पास काफी केयर गिवर्स आते हैं, वो एक्चुअली आर वेरी होपफुल दैट how can we cure them, so they're looking for something which can improve their condition. And we do try to talk to them about how the disease progresses, but we would like to hear your thoughts about how the disease progresses and what is expected. डिमेंशिया के जो सभी जो टाइप्स, उसमें जो अल्जाइमर्स की बात करते हैं, तो अल्जाइमर डिजीज का ये मानकर चलें कि प्रोग्रेस डिजीज है, ये डिजीज बढ़ती चली जाएगी वक्त के साथ में। जब मेरा मानना है कि डिमेंशिया, अगर आप कई से लगता है कि डिमेंशिया पॉसिबिलिटी है, तो अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर जो के पास में मेडिकेशन की बात करें, दवाओं की बात करें, बिकॉज there are n number of medications which are available in India which slow the progress of disease की प्रोग्रेस को जो रफ्तार है उसको वो कम करती है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो केयरगिवर्स हमेशा कहते हैं कि क्या कुछ होगा, जो चीज खत्म हो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बच गया है, दिमाग का जो हिस्सा बच गया है, जो ब्रेन न्यूरॉन्स बच गए हैं, हम उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं। और यही डिमेंशिया का ट्रीटमेंट है। डिमेंशिया जो जो दवाइयां हैं, चाहे डोनोपेजिल की बात करें, चाहे रियास्टिन की बात करें, मेमेंटिन की बात करें, ये दवाइयां हैं, ये तकरीबन तकरीबन सरकारी जो अस्पतालों में, अधिकतर सरकारी अस्पतालों में, अगर जिला अस्पताल की बात मैं करूं तो वहां फ्री मिलती है। डोनोपेजिल फ्री, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसे फ्री जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हमारा जो जो पेशेंट है उसको दवा की आवश्यकता है, तो आप संपर्क करें जिला अस्पतालों से, जहां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये दवा फ्री दी जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां उसको अरेस्ट कर सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये स्लो कर सकती है प्रोग्रेस को। तो जो एक होप पाले, आप डॉक्टर बदलते जाएंगे, आप जांचें कराते जाएंगे, कोई बेहतर होगा कि आप एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, आप लगा जांच डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, तो आप बेहतर है एक ही डॉक्टर की सलाह लगातार लेते रहे, ताकि डॉक्टर न बदले, क्योंकि बहुत खर्चा होता है मान कर चलिए, क्योंकि ये प्रोग्रेस की, ये जो हमें उस डिमेंशिया के पेशेंट की लाइफ को सुधारना है, उसकी क्वालिटी लाइफ को, क्योंकि वक्त जितना वक्त है उसके पास 2 से 5 साल 7 साल, क्यों अमूमन देखा गया है कि एक डिमेंशिया का पेशेंट अगर डायग्नोसिस के बाद में तकरीबन 5 से 7 साल सर्वाइव करता है, तो हमें उसकी जो 5 से 7 साल जो उम्र है, उसको हमें बेहतर बनाना, उस क्वालिटी को बेहतर बनाना है, उस पर हम मेहनत कर सकते हैं। डॉक्टर ओके, so there's another question that we got from one of our participants, and they wanted to know whether there are any recent breakthroughs in the treatment of Alzheimer's disease. There are a lot of last 1 year the 2 molecules come to the market. मैं ऐसा कहूँगा कि there's nothing breakthrough. These drugs are there which can slow the progress. This newer drug that come up, this is early treatment, but some may
important that approach the psychiatrist neurologist for diagnosis. What we do, early identification is the hallmark for the treatment. आइडेंटिफाई हो जाए तो बेहतर होगा, रादर देन हम ये बिलीव करें कि ड्रग आएगी और ड्रग हम वो कितना करेगी, जल्दबाजी में कहना। इतना जरूर है कि दवाइयां हैं, चाहे दो से दो 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 नई दवाएं ये पिछले एक साल में, वो स्लो कर सकती प्रोग्रेस को। लेकिन बेहतर है कि आप इससे भरोसे कि वो दवा चमत्कार करेंगी, उसे सब कुछ रिवर्ट हो जाएगा, उसकी अपेक्षा न करें। ये कहना जल्दबाजी हो। ओके। एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो अक्सर केयर गिवर्स रिपोर्ट करते हैं कि पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है, दवाई खाना रेजिस्ट कर रहा है। सो उस केस में क्या किया जाए, कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए? बेसिकली ये प्रॉब्लम जाती है डिमेंशिया पेशेंट्स में आती है, और पेशेंट्स जो 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 एजिटेशन करते हैं, जो शक वहम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमेंशिया के साथ बिहेवियर बिहेवियर प्रॉब्लम जुड़ी होती है, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है। तो वो जो पेशेंट तो तनाव में होता है, जो गुस्सा करता है, वो शक वहम कर रहा होता है, तो डॉक्टर से इस चीजें सलाह ले, सब बताएं कि ऐसा भी कर रहा है, ताकि डिमेंशिया की दवा के अलावा और दवाएं ऐड की जा सकी जो कि उसको एजिटेशन, उसको जो एग्रेशन है, उसको शक वहम है, उसमें मदद कर पाए। ये महत्वपूर्ण। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि केयर गिवर्स, बहुत ही हमारे जो केयर गिवर्स है, बिकॉज दो वी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में हमारे बेस्ट जो फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं, और शायद हम धीरे धीरे फैमिली सिस्टम खोते जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये फैमिली जो केयर गिवर्स है वो बेहतर जानते हैं कि दवा को कैसे दिया जाए। तो समय लगेगा, मानकर चले कि उसको प्यार से समझाकर 1 घंटे बाद 2 घंटे देने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दवा आवश्यकता देनी है। इसके अलावा डिमेंशिया की बात करें, डिमेंशिया में रिवर्स पैचेज आते हैं, पैच लगाने के आते हैं। जहां तक साइकोसिस की बात है, अगर साइकोसिस डिमेंशिया जुड़ा हुआ है तो आजकल इंजेक्शन आते हैं जो 15 दिन का असर करते हैं, और जो 1 महीने का असर दवा असर बना रहता है। तो मंथली इंजेक्शन आते हैं, वो संभव है तो वो आप जरूर डॉक्टर सलाह लेकर लगवाएं। तो ये टफ प्रॉब्लम है, एग्री। एंड आई थिंक केयर गिवर्स दे आर डूइंग बेस्ट टू फॉर मैनेजिंग दोस पेशेंट्स। Okay, okay. There's another question that we've been asked. There are times when the dementia progresses to a higher level of severity, and the person often loses their ability to communicate. So, is there any way in which the family can communicate with this person? जैसे बताया था, क्यूज की बात कर रहा था, मैं वर्बल क्यूज की बात कर रहा था, क्योंकि इशारों में बात करनी होगी। because the person can't express उसका जो मैंने रूटीन की बात कर, रूटीन पता है हमें कि दिस इज टाइम फॉर ईटिंग फूड, दिस इज टाइम फॉर टॉयलेट, दिस इज टाइम फॉर, कहीं ना कहीं शेड्यूल बनाकर, कहीं ना कहीं उसको जो इशारों को समझकर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कम्युनिकेशन है, क्यूज के उसको बताकर ये चाहिए, ये 5 चीज बात कर रहा है तो वो 5 बताइए, ये चाहिए, ये सामान चाहिए आपको, ये चीज ये करना है, लिख कर रखें एक पेपर पर या जो व्हाइट बोर्ड है, आपको ये चाहिए, तो हो सकता है हाँ ना में जवाब दे उसका। तो वो जो मैकेनिज्म्स है, जो डिवाइस है, जो आप असिस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, जो अगर बेडेड पेशेंट है उसको लग रहा है कि वो लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा है, तो लिखकर, बताकर, हामी भरकर, आसपास बताकर, लोगों को दिखाकर, तो शायद हम उसको कम्युनिकेट कर पाए। मुश्किल है, टास्क है, लेकिन उसको क्यूज को हेल्प लेनी होगी और हम उसकी हेल्प, पेशेंट की हेल्प करनी होगी, उसी उसी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट। सो कुछ देर पहले आपने कहा भी था एक जेंटल टच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मे बी वी कैन ऑलवेज reassure them that we are around and we are there to take care of them. Absolutely. क्या कुछ ऐसा भी है जो हम कर सकते हैं टू इम्प्रूव अ पर्सन्स मोबिलिटी इन पार्किंसोनिज्म? पार्किंसनिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने जो महसूस किया है कि जो केयर गिवर से डॉक्टर से एक बार डायग्नोसिस के बाद में आना बंद कर देते हैं। दवाइयों को फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, दवाइयों को रेगुलेट करना, दवाइयों को एक सही ढंग से दवाओं को प्रिस्क्राइब करना, तो जो फॉलोअप्स उसको बनाए रखें, वो बताएं कि ये दिक्कतें आ रही है। क्योंकि पार्किंसंस का जो वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मूवमेंट में वो मैटर करता है कि जो पेशेंट है वो सही दवा ले रहा नहीं ले रहा, डोजिंग सही कि नहीं है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पार्किंग डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट मोबिलिटी प्रॉब्लम आती है। तो क्या क्या एक्सरसाइज जो कर सकता है, बेड बेड पर कर सकता है, बैठ कर सकते हैं, चलकर कर सकते हैं, कौन कौन से हाथ पांव हिलाना है, ये चीजें अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर पाए तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प द पर्सन टू एटलीस्ट जो 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 जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं एल्बो, नी और शोल्डर, तीनों जॉइंट्स में, और जो हिप, ये चारों जॉइंट्स में एटलीस्ट कहीं ना कहीं अगर रेगुलर एक एक्सरसाइज का रूटीन बना रहे, शुरू बना रहे, तो यकीन जो 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 मोबिलिटी में दिक्कत आती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। Okay, okay. If we talk about neurodegenerative illnesses, we have covered the aspect of medicine. Medicine is again very, very important for people who are going through these illnesses. What else can be done with them? Is there any psychosocial intervention or anything else that the family can provide persons with dementia, which can help them retain their cognitive skills? I think that the reminiscence therapy, music therapy, रिमिनेंस थेरेपी का मतलब है कि जो जो चीज याद नहीं, तो उसको यूज कर, यूटिलाइज करें, मेमोरीज को यूटिलाइज कर कर उनको बताया जाए कि ये आपके यहाँ था, हम शादी में वहां गए थे, हम ये किया था। तो ऐसे जो 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 काउंसलिंग स्किल्स है, एटलीस्ट हम जो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर एटलीस्ट समझे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ एज ए फैमिली मेंबर। तो मैं क्या, तो जो टीम जो है, जो टीम जैसे संवेदना के जैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ वो बताएंगे, तरीके बताएंगे कि ये जो टिप्स है, ये स्किल्स है जो इम्बाइब कर पाओ एटलीस्ट आप। सो देयर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर केयरगिवर्स आल्सो, जहां तक ट्रेनिंग प्रोग्राम केयरगिवर्स के वो अटेंड करें एटलीस्ट, ताकि स्किल्स इम्बाइब कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। काउंसलर्स सोशल वर्कर, जो जो ये साइकोलॉजिस्ट, ये सब हेल्प करें, टीम बनाकर, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सब एक एक टीम की तरह काम करके एटलीस्ट उस केयरगिवर्स की हेल्प कर सकते हैं टू बाय दोज स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। Okay. A lot of times we see that caregivers also feel ashamed of their relatives or their loved ones who have symptoms of dementia or other neurodegenerative illnesses. तो उनको कहीं लेकर नहीं जाएंगे, so even though they are mobile, उनको कहीं लेकर नहीं जाएंगे, उनको घर पे ही रखेंगे, और mostly they are confined to the four walls of the home. Is there any advice which you would like to give to these caregivers? जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, कि मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में कहीं ना कहीं जो स्टिग्मा है, वो सेम स्टिग्मा जो मेंटल इलनेस का, सेम ब्रेन इलनेस का भी है। तो ब्रेन इलनेस में स्टिग्मा क्यों लगता है कि अगर इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो पता लग जाएगा लोगों को। ये लोगों में जो जो एक जो भावना ये घर कर गई है, एटलीस्ट भावना से समय लगेगा, क्योंकि हम मीडिया की बात कर, दूसरा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो भावना घर कर गई है कि शायद लोगों को पता लग जाए, लोग मुझे भी इस नजर से देखेंगे। इस स्टिग्मा को कहीं ना कहीं दे सब कुछ ओवरकम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अगर आप ये भी आप पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं, तो ट्राई टू एंगेज इन ऑल सोशल एक्टिविटीज। जहाँ शादी में जा रहे हैं आप, तो आप वो जाकर वहाँ बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि गैदरिंग है वहाँ ले जाएं आप, चाहे चाहे मंदिर में ले जाएं आप। तो कहीं ना कहीं वो चीजें पेशेंट को हेल्प करेंगी। तो रादर देन आप फील करेंगे, अशेम फील करें कि नहीं, अब क्योंकि आप डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, या क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2050 तक, अब 1/3 अराउंड 30% जब इंडियंस +60 के होंगे, तभी भी तो हम तो यही करेंगे ना। तो जापान आज कर रहा है, शायद हम 20 साल बाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं केयर से देखना है कि आज जो 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 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके जो केयर, जो लव्ड वंस, दे सपोज टू फेस द सेम प्रॉब्लम आफ्टर 20 years. So let get prepare our generation so that we can handle smoothly, calmly, or with passionate, with compassion कि we can say okay, नहीं हमें हेल्प करनी, ये एक जनरेशन है हेल्प करनी है, क्योंकि इन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें शायद हमारे बच्चे भी सीख पाए, और फ्यूचर जनरेशन सीख पाए कि हम ये सोशल एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे, उनको स्टिग्मा से बाहर निकलना होगा, वो चार दीवारी से उसको बंद लॉक करने की जो प्रवृत्ति है, उससे बाहर निकलना होगा। So बहुत इम्पोर्टेंट है कि केयर गिवर्स अपने आप में भी थोड़ी अवेयरनेस लेकर आए, और ये भी समझें कि सोशलाइजेशन भी एक तरह का शायद स्टिमुलेशन है, जिसकी वजह से एक इंसान जिसको डिमेंशिया है या इस तरह की बीमारी है, उसके मदद हो सकती है, वो सोशलाइज करेगा, शायद उसके मूड पे भी असर पड़े, और हो सकता है कि उनके कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं उस पे भी असर पड़े।
तो सोशलाइज करवाना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है उनके केयर गिविंग का। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, कृतिका नरूला ने पूछा है। ये पूछ रही हैं कि इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया कैन वी टेल द पेशेंट अबाउट देयर प्रॉब्लम? ये सवाल काफी पेशेंट ने पूछा है कि बताएं। मेरे माने छुपाना नहीं चाहिए, हमें बताना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ बताना चाहिए हमें कि आप बाबा आपको ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है ब्रेन लॉस धीरे धीरे होता जा रहा है, हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आए, कुछ नहीं ऐसा नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने सलाह ये दी है आपको मानसिक ये जो ब्रेन प्रॉब्लम है, आपको डिमेंशिया है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो बेहतर होगा रादर देन हम चीजों को छुपाएं। रादर देन को दवा किस बात के लिए दवा ले रहे हो, मैं प्रॉब्लम नहीं है, ये दवा है, ये आपको ब्रेन के लॉस जो उसको स्लो कर सकती है बताएंगे तो बेहतर होगा। रादर देन वी फोर्स द ट्रीटमेंट दी। क्योंकि याद रखें कि राइट्स के हिसाब से आप किसी भी पेशेंट को फोर्सफुल मेडिकेशन नहीं दे सकते। जैसे खाने में मिलाकर, बेहतर है आप सामने दवा दें रादर खाने में मिलाना, ये गलत है, ये कानून मानवाधिकार कानून उल्लंघन है। आप किसी हालत छुपाकर दवा नहीं दें। जो उधर साहब बताया ना, आपको मेमोरी से दवा दी, जिस तरह दवा हाइपरटेंशन दी जाती है, डायबिटीज, सेम दवा मेमोरी की दी जा सकती है। इसमें कोई अपने पेशेंट को अंधेरे में रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट भी कोऑपरेट करे और दवाई लेने से उनको भी बेहतर महसूस हो। जी तो वो खुद ही देखेंगे कि इसके रिवॉर्ड्स क्या हो जी। सकते हैं। जी। एक और सवाल आया है हमारे पास वीना जी से। ये कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हाँ या ना का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें एंड व्हाट टू डू टू हेल्प टू रिलीव देयर स्ट्रेस? आप वो हाना का जवाब नहीं दे पा रहे, मैंने बताया ना, आप पेपर में लिखते हैं, पेपर पर एक व्हाइट बोर्ड रखें, मार्कर से लिखकर बताएं। आप यस नो एक रखें, दो दो कार्ड्स रख सकते हैं कि ये यस और नो, खाना खाना नहीं खाना, पिकअप द कार्ड। अगर अगर वो हम्म। चूज नहीं मानते भी नहीं समझ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई करें, आधे घंटे दोबारा ट्राई करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, जहाँ तक लिटिल पर्सन की बात है, कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि कोई बात नहीं, खाना खाना है, वो आप चीजों को बताएं, ये खाना है, इशारे से बताएं, अपने हाथ से बताएं, इशारे बताएं कि खाना खाने की बात कर रहे हैं, हम नहाने की बात कर रहे हैं। इमिटेट द एक्शन, क्योंकि एक्शन कर बताएंगे तो यकीन वो समझ पाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। तो ये संभव है, क्योंकि चाहे लिटरेट पर्सन हो तो कहीं ना कहीं वो इशारों को क्यों समझता है, क्यों क्यों समझ पाएगा। यस नो नहीं बता पा रहा, ठीक है, तो परेशान हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप परेशान रहेंगे, आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट बाद ट्राई करें, आधा घंटा में ट्राई करें, लेकिन ट्राई करते रहना है, इसमें ये नहीं। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्लीप, एपेटाइट, ब्लैडर और बाउल। स्लीप हमेशा उसके रेगुलेट हो, कोशिश करें कि उसको एक नींद मिल पाए उसको, चाहे 4 से 6 घंटे, 8 घंटे, जितनी नींद आ पाए। एपेटाइट, खाने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खाने का ध्यान रखेंगे कि ये लंच का टाइम है, ये डिनर का टाइम है, ये सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम है। और मैं कहता हूँ मल्टीपल मील्स हो, छोटा छोटा टुकड़ा कराएं, दिन में 6 बार खिलाएं, 8 बार खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 घंटे बाद खिलाएं, थोड़ा भी खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा था ब्लैडर, ब्लैडर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि टॉयलेट का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आप। तो चौथी जो चीज हमेशा याद रखनी है, वो बेहतर है कि डायरी में लिख कर रखें कि टॉयलेट कितने कब पास की थी। अब बाउल की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा नहीं हो रहा, उसका कॉन्स्टिपेशन कितनी बार पास किया है, टॉयलेट फ्लश देखिए, फ्लश में लगा कितना फ्लश हुआ नहीं हुआ। हो सकता लोग वहाँ पेशेंट जाए, वहाँ बैठ जाए तो पता है फ्लश हुआ ही नहीं है, बल्कि टॉयलेट किया ही नहीं उस बंदे ने, और 1 घंटे बाद वापस बाहर आ जाए, तो चेक करें कि वाकई उसने टॉयलेट किया था नहीं किया था। सो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। अगर कॉन्स्टिपेशन तो डॉक्टर सलाह लें, जो दवा, चाहे इलेक्ट्रोलॉज की बात है, उससे दवाओं को ले, ताकि एटलीस्ट वो कॉन्स्टिपेशन रेगुलेट, बाउल हैबिट को रेगुलेट कर पाए। जो जो जहां तक लंबी नींद की उसमें सोना नुकसानदेह नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्लीप लॉन्गर हाउस नॉट, हाँ, अगर आपको एक्सेस लग रहा है तो जरूर डॉक्टर सलाह लें कि दवाएं तो सुला नहीं रही है। अगर आपको लग रहा है कि 10 से 12 घंटे ज्यादा ज्यादा सो रहा है, तो एटलीस्ट आप देखिए, चेक द मेडिकेशंस, कि ऐसा हो सकता है कि मेडिकेशन जो दिन में जो दवाई जो दवा, वो दवा रात को शिफ्ट की जा सकती है। कुछ दवाइयां जो दिन में दी जाती है, वो दवा से नींद आती है, तो दवाएं रात को शिफ्ट की जा सकती है। Okay. So I would like you to give our viewers some tips on how they can maintain their brain health
So are there any ways in which we can keep our brains healthy? I don't advise diet. Please don't go buy those diet and those media papers. I usually dislike those things. Please have a right time food. Take food at right meals at right time. Take good sleep and have just encourage your hobbies. जो भी आपका इंटरेस्ट है, हॉबीज है, आप उसको उसको जाने न दें. अगर आपको पढ़ना चलता पढ़े, आप गार्डनिंग करें, जो भी एक्टिविटीज आपको लगता है हॉबीज है, आप मूवी देखें, चाहे नेटफ्लिक्स देखें, जो आपको चला करें. समवेयर आई थिंक we all the time believe that something miracle supposed to happen. अगर आप पूजा से पूजा करें, आप मंदिर मंदिर जाने जाए, गार्डनिंग गार्डनिंग से लगता है, आपको लगता है कि मैं पार्क में वॉक कर अच्छा लगता है, वॉक करें. आप आपको लगता है कि मैं मेरे को डॉग्स को पेट्स को अच्छा केयर लगता है, वो करें. लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं करें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करें. कुछ एक्स्ट्रा ऐसा इंड्यूस नहीं करें कि मैं आज अगर ओके रखूंगा, मैं काजू बादाम खाऊंगा, किशमिश खाऊंगा, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा. बिलीव मी, कुछ नहीं होगा. ये जरूर होगा कि लीवर आपका खराब हो जाएगा, ये पक्की बात है. एक्स्ट्रा डाइट ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है. जो रूटीन मील है आपका, रूटीन मील, चाहे आप रोटी सब्जी खाते हैं या चावल दाल खाते, जो भी खाते हैं रूटीन खाएं. एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें. सो जस्ट मेंटेन रूटीन हाइजीन, routine things what you have, routine schedule what you have, routine interest what you have, routine food habits what you have. So nothing extra. And same with your patients also. क्योंकि पेशेंट्स में हमें लगता है कि एक्स्ट्रा खिलाएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं. आप समय पे खिलाएं, टुकड़ों में खिलाएं, थोड़ा खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है. So self-care is something that is very important for all of us, not just to maintain our routine meals, but also to sleep on time, to engage in the things that we really enjoy, so that we can keep ourselves stimulated and we can also keep our brains healthy. Yeah. And this is what we are going to this is what we are going to conclude with. If there are any more questions, please type in the chat box below, and we'll just wait for another minute, and then we are going to conclude the session. Any more questions? Please type in the chat box. Meenakshi, there is one question. You can just see. Mm-hmm. Can you see the chat? Yes, yes, yes. Patient feels like sleeping. Yes, That's a very good point. Got it. So a lot of times caregivers come to us and they say that our patient is sleeping a lot. सारा दिन सोते रहते हैं, and we don't know what to do. क्या इतना सोना चाहिए उनको, या हम उनको उठा दें, क्या करें? So sir, क्या वो स्लीप एंजॉय कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. उनको अच्छा लग रहा है. When I used to go my hometown, I used to sleep 10 hours, 12 hours. So अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात. हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा है, ये इनको ठीक नहीं लग रहा, उनको ड्राउट ज्यादा लग रहा है, you feel that very cumbersome for patient also. Please, आप वेकअप कर सकते हैं. लेकिन एक ज्यादा हम उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को एनक्रोच करते हैं तो दिक्कत होती है. मतलब आप हमें जो हमारे पेशेंट्स है ना, मतलब क्या क्या दिक्कत है, बोल रहा है, बोलने की दिक्कत है, क्या कर रहा है, चुप है, दिक्कत है. मतलब कि हमारी प्रॉब्लम है कि हम इतना केयर लोग इतने मगन हो जाते हैं पेशेंट में, हमें उनको हर प्रॉब्लम में बिहेवियर, हमें लगता है कि प्रॉब्लम बिहेवियर है. मेरा मानना है कि अगर जो कर रहा है, खा रहा है, जितना भी खा रहा है, लिमिट में खा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, आपको लग रहा है कि हो सकता है कि नींद में गिर जाए, बिस्तर से गिर जाए, हो सकता है कि टॉयलेट पे फिसल जाए, तो वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर है. तो somewhere we to identify that those be a problem behavior. We to not judge by thinking no this is problem behavior. पहले सोते नहीं थे 12 घंटा, आप क्यों सो रहे हैं? ये तो सवाल नहीं होना. सवाल है कि क्या 12 घंटे में आप कंफर्ट नींद से बाहर आते हैं तो ठीक महसूस करते हैं. If you relieve, if you less tension, it's okay. So there's nothing, because जो sleep hours जो लॉन्ग टर्म स्लीपर्स होते हैं वो 10 to 12 आवर्स उनका स्लीप होता है, हाइजीन होता है, तो ठीक है. आपको ठीक है 10 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं. 10 से 12 होगा तो क्या दिक्कत हो गई? इंपॉर्टेंट है उस 12 घंटे के बाद जब उठेंगे क्या वो अपने टास्क सही कर पा रहे हैं.
क्या उसको जो एक्टिविटीज है, जो उनको नहाना धोना खाना वो सही सब हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्लीप क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी स्लीप की बात हो रही है कि क्वालिटी स्लीप इंपॉर्टेंट है, कितने क्वालिटी ठीक सो पाए नहीं सो पाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो केयरगिवर्स मेरा मानना है कि they are watching everything, they are watching all behaviors, let note down the things which are important, वो नोट कर ले कि ये चीजें प्रॉब्लम है, ये नहीं है। ये घर में व्यक्ति आता है, ये ट्रबल करता है इनको, कुछ कह रहे भैया नमस्कार, कल मिले, मैं बाहर आऊंगा मिलने आपसे। आपको लगता है कि ये टीवी में ये न्यूज देखने से परेशान हो जाते हैं, न्यूज सुनना है बाहर सुन लो, somewhere to identify those triggers आप identify कर रहे हैं, rather than हम उनकी हर चीज को शेड्यूल को इतना हम क्या करते हैं, इतना एनक्रोच करते हैं उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को, पेशेंट रेस्टलेस फील करता है कि क्या कर रहे हैं, मेरे बाहर जाने वक्त हो गया, वॉक करने वक्त हो गया, नहीं रुक जाओ, बाहर नहीं जाओ, रुक जाओगे, हम अपनी मजबूरी बताते रहते हैं। तो somewhere to way to work on that part. So it's very important to understand that even though this person has an illness, they are still people and they also have a right to live with dignity. चाहे वो बीमार हैं लेकिन उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, उनकी भी बाउंड्रीज हमें समझनी चाहिए। And the only thing that we can try and do is make their lives comfortable, make them feel happy. तो ये भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एड ऑन कर सकता है, एंड दैट इज हाउ वी एज केयर गिवर्स कैन सपोर्ट आवर लव्ड वंस विद न्यूरोडिजेनरेटिव इलनेसेस। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, उस प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट आप अपने आप न करें, रिफिल अपने आप न करें, आप सलाह लें। याद रखें ये सारी दवाइयां नुकसान करती हैं आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऐसा ऐसा भी होता है, हम कहते हैं कि जैसे डिमेंशिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप लगता है कि हमारे स्कोर्स लेस देन 10 आते हैं, हम कहते हैं कि दवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि दवाइयां मेडिकेशंस दे डू मोर हार्म टू द पेशेंट्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, सीवियर टर्मिनल स्टेजेस में। सो बेहतर है कि वो डॉक्टर से मिलना न छोड़े, जो डॉक्टर फॉलोअप पे पहुंच जाए और डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, तो दवाएं कम की जा सकती हैं और बंद भी की जा सकती है, क्योंकि एक वक्त के बाद में, एक समय के बाद में दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकेशन डू मोर ट्रबल टू द पेशेंट रादर देन जो बिना मेडिसिन की। तो बिना मेडिसिन में एक इम्पोर्टेंट जो लास्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, लड़की जब वो लास्ट मोमेंट्स आ रहे हैं, टर्मिनल स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं वो डिग्निटी, जब डॉक्टर डिग्निटी की बात करें, उनको लगना चाहिए कि एक शालीनता से जो डेथ हो रही है वो सब, वो एक इम्पोर्टेंट मर्म है, रादर देन हम मल्टीपल चीजों के करें कि जान बचानी है, लाइफ, ये कोशिश करें, चीजें इंपॉर्टेंट है। फैमिली को समझनी होगी कि जो लाइफ जो है, बीमारी है, इसका एक लेवल है, एक एंड स्टेज है, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर कर पाएंगे, तो उसको केयर की डिग्निटी की बात है, डिग्निटी में डेथ होनी चाहिए, बेसिकली डेथ में डाइंग में डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक संभव है। केयरगिवर्स, क्योंकि जो 4-5 साल का अरसा जो देखते हैं, वक्त देखते हैं, उस वक्त में वो उन्होंने बहुत कुछ भोगा होता है, उन्हें बहुत सहा होता है, बहुत कुछ, तो वो चीजें, वो जो जब सहा होता है, तो एंड भी उनका उनके साथ डिग्निटी के साथ एंड उनका हो, rather than we think that they should go to some ventilator or some, and my personal view that is something not good, just for their sake that we can increase life for 10 days or 5 days with lot of tubes, a lot of pipes inside the body, so let have dying with dignity also. That's a very, very valid point, sir. I'm sure many people have gained a lot of insight from the discussion that we had today. If there are any more questions, please mail it to us and we would be happy to respond to those. Over to you, Archana ma'am. Yes, thank you Meenakshi, thank you Dr. Om Prakash. आपके advice हमेशा बहुत practical और useful होती है, and I hope that today हमारे जो audience थे and the people who will be watching this video later on also will be able to apply some of the suggestions and tips you have given in this talk today. World Brain Day is about talking about neurological disorders. This year's theme was Leave No One Behind, and in that context today we have focused mostly on neurodegenerative disorders in the elderly like dementia and Parkinson's, and also the fact that caregivers के लिए क्या important है,
उनकी care, उनकी self care along with how to care for the patient is very important, because in some illnesses में I think a lot of it is about communication and behavior management, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया. So thank you, sir, for coming in today, and this is a wonderful occasion. There is a helpline number which you had shared earlier, and if you would, it is called 1461, sir? 14416. 14416. This is the national helpline number for any mental health disorders. I also like to just take a minute to say that Samvedna Care has developed a dementia screening self-assessment, which we would encourage. I'm typing the URL here in this chat window. So I would encourage anybody who has any doubts about their loved ones or themselves should take a self-screening and get to understand what the recommendations are, and we will this can be followed up with a complimentary consultation with one of our counselors to help you understand your score, and then help you take corrective actions if required. So please do visit our self-screening at map.samvednacare.com. This is the link. And in case आपके पास कोई और questions हैं, please feel free to write in to us at contact@samvednacare.com. We do a lot of work with caregivers and with people with dementia. And Abhi, I would just like to share this, sir, that we have had some successful client therapy sessions where we are working with clients online. So, that way more people are able to reach our counselors, and especially जो लोग initial stages में आते हैं, उनके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपने बताया, to delay the progression. So, please feel free to reach out to us, and thank you again, sir. Thank you so much. And wish you all the best on World Brain Day for all of us to remain healthy and happy all the time. Thank you. Thank you, sir. Thank you.